हेलो फ्रेंड्स। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एलन और दिवाकर हमारे दोनों ही घोड़ों पर सवार थे और यहाँ पे एलन नर्वस हो रही थी और वो सोच रही थी ये मुझे परेशान कर रहा है। फिर वो दिवाकर से बोलती है, क्या तुम्हारे कंधे का चोट सही है? अगर इसमें परेशानी हो रही है तो मैं यहाँ पे चीज़ें संभाल सकती हूँ। एलन कह रही है कि वो घोड़ा खुद ही चला सकती है। फिर हमारा दिवाकर कहता है कि इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन कुछ और चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है। एलन पूछती है वो क्या है। फिर दिवाकर कहता है, मैं परेशान हो रहा हूँ सोचकर कि तुम्हारे होठों पर ये खून क्या कर रहा है। खैर एलन सोचती है कि ये इसे इतना नोटिस करता है कि इसने ये बात भी नोटिस कर ली, और उसके बाद तो वो सोचती है कि ये खून कैसे लगा, और उसे याद आता है उस बेवकूफ़ से जान छुड़ाने के लिए उसने कैसे उसके हाथ पे काट लिया था। पर ये बात क्योंकि एलन दिवाकर को नहीं बता सकती और यहाँ दिवाकर को गलतफहमी हो जाती है कि उसे किसी ने काटा है। एलन कह देती है कि ये बात नहीं है। फिर दिवाकर दोबारा कहता है कि तुम्हारे होठों पर ये खून कैसे आ गया। फिर एलन बकवास और झूठ बोलते हुए कहती है कि ये मेरा खून नहीं है, ये पता नहीं किस तरीके से मेरे ऊपर आ गया। फिर तो दिवाकर भी पूछ लेता है, सारी जगहों में से सिर्फ तुम्हारे होठों पर ही क्यों आया? दिवाकर उसकी बात नहीं मानने वाला था और फिर वो अचानक से घोड़ा रोक देता है और एलन से पूछता है, तो क्या मैं इसे खुद से कंफर्म कर लूँ? फिर एलन कहती है, क्या कंफर्म करना चाहते हो? तो दिवाकर कहता है कि अगर तुम सच में इंजर्ड नहीं हो तो। एलन दोबारा कहती है, मैं सच में हर्ट नहीं हूँ, मुझे कहीं भी चोट नहीं आई है। फिर दिवाकर को वो चेहरा याद आता है एलन का, जब वो वहाँ दरवाज़ा तोड़ कर पहुँचा था, और उसके बाद वो उसकी ओर देखता है, उसके लिप से वो ब्लड को साफ़ करता है और वो कहता है कि मैं तुम पे यकीन नहीं करता, और वो अपनी ओर उसका मुँह करता है। खैर एलन को तो समझ नहीं आता कि वो क्या करना चाह रहा है। और उसके बाद सॉरी फ्रेंड्स, मैं इसके बाद का आपको कुछ नहीं बता सकती, आप खुद ही देख लीजिए। इसके बाद तो दिवाकर का कंफर्मेशन शुरू हो जाता है, जो कि कुछ अजीब टाइप का है। और फिर जब दिवाकर कंफर्म कर लेता है उसके बाद वो कहता है कि मैंने देख लिया, यहाँ कोई घाव नहीं है। और इसके बाद उसकी नज़रें कहीं और ही जा रही थी। फिर दिवाकर अपना मुंह साफ करते हुए कहता है कि चलो आगे चलते हैं, और फिर एलन भी ऐसे ही करते हुए कहती है ठीक है। और उसके बाद एलन सोच रही थी, मैंने उसे कहा था कि मैं ठीक हूँ। दिवाकर पूछता है, तुम उस घर में वहाँ अकेले क्यों, और तुम्हारे स्कॉट किधर थे? फिर एलन कहती है कि सर वेरोस मेरे साथ थे, लेकिन किसी कारणवश वो वहाँ से गायब हो गए। और फिर एलन को रियलाइज़ होता है कि सर वेरोस वो कहाँ हैं। फिर तो दोबारा से दिवाकर की ओर मुड़ती है और उसे चिल्ला के कहती है कि वो अभी भी वहीं उसी घर में फंसे होंगे। और दिवाकर कहता है उसी घर में। और फिर एलन कहती है कि हाँ, वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो मुझे बिना कुछ बताए गायब हो जाएं, और इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। फिर एलन मन में सोचते हैं कि सर वेरोस वो इकलौते इंसान हैं जिसके ऊपर एलन खुद से भरोसा कर सकती है। फिर तो एलन कहते हैं प्लीज़ हमें वहाँ तुरंत लौटना होगा, मुझे वहाँ कुछ गार्ड्स भेजने हैं। एलन मन में सोचती है अगर उनके साथ कुछ हो जाएगा तो मैं ये सह नहीं पाऊँगी। खैर दिवाकर इन सारी बातों को एलन के बताने से पहले जाता है और वो कहता है ये ज़रूरी नहीं है। और वहाँ पे एक गार्ड आता है और दिवाकर कहता है कि तुम में से एक टुकड़ी को वापस उसी रास्ते से जाना होगा जहाँ से हम आए हैं, और फार्मर्स को ले जाओ और उससे कहना कि वो नाइट कमांडर को ढूंढे। फिर तो वो गार्ड मैं समझ गया माय लॉर्ड कह के वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद एलन उसे थैंक यू कहती है और दिवाकर कहता है कि मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए। और एलन सोचती है इस मोमेंट पे मुझे पीस का एहसास हो रहा है, शांति का, और मुझे ऐसा लगता है उसे पता होता है कि मैं कुछ छुपा रही हूँ, लेकिन फिर भी वो सुनता है। और फिर एलन उसकी तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू करती है। वो कहती है वो मेरे घाव को चेक करता है, वो काम करता है जो उसे करना चाहिए, वो मेरी सारी परेशानियों को दूर कर देता है।
ये सब सोचते सोचते एलन को नींद आने लगी थी। वो थोड़ा सा तेवाकन के चेस्ट पे झुक जाती है और वो कहती है लास्टली कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कपल है एक असली। फिर तो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पे वहाँ उससे कोई पूछ रहा था तुम वेडिंग गिफ्ट तैयार करना चाहती हो। एलन कहती है हाँ, तो इसमें क्या कुछ परेशानी है। फिर वो इंसान जिसे मुझे कभी नाम याद नहीं है वो कहता है कि क्या उन्होंने नहीं कहा था कि हम इस सब के बारे में पीछे हट सकते हैं और ये सब उन पे छोड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगा था कि आप इन सब के बारे में चिंता करेंगी। खैर मैं वेडिंग ड्रेस और वेडिंग सेरेमनी के खर्च को ना देने पर सहमत हुई थी और गिफ्ट एक अलग बात है। फिर वो व्यक्ति कहता है मुझे नहीं लगता कि इस बारे में इतना कुछ सोचने की ज़रूरत है। और फिर एलन कहती है जब मुझे इसके बदले में कुछ मिला है तो मैं इसके बारे में नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मुझे मेरी सगाई के उपहार के रूप में बहुत सारे पैसे दिए गए थे। पास्ट में नाउ के रॉयल सेरेमनीज़ के स्टैंडर्ड का वेडिंग गिफ्ट को तैयार कीजिए। फिर तो वो रियल बात बताना शुरू करता है। वो कहता है कि बात ऐसी है कि जो पैसे आपको दिए गए थे अब उसमें से कुछ भी नहीं बचा है। फ्रेंड्स, आपको याद हो तो तेवाकन ने इसे बहुत सारे पैसे दिए थे और ये सुन के तो एलन चौंक जाते कि सारे पैसे ख़त्म हो गए। फिर वो कहता है वेल, लेट किंग की डेथ के बाद लोन के डॉक्यूमेंट के अनुसार सभी नॉन टैक्स रॉयल इनकम लिंडन कैलेंडर को बिलोंग करती है। खैर फ्रेंड्स, रॉयल फैमिली ने पास में बहुत से कर्ज लिए हैं लिंडन कैलेंडर से और उन्होंने एक बेकार संधि के ऊपर धोखे से साइन करवा लिया था और इसी के कारण सारे पैसे अब लिंडन कैलेंडर को बिलोंग करता है। फिर तो एलन बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और वो इंसान कहता है क्या तुम्हें याद नहीं। फिर हमें पास बताया जाता है जहाँ लेट किंग की डेथ के बाद वहाँ सूखा पड़ गया था और एक महामारी भी फैल गई थी जिसके कारण सब भूख से मर रहे थे। और फिर वो कहता है और प्रिंसेस आप, और अचानक से एलन को याद आता है और वो कहते हैं कि अरे हाँ, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। मेरी फादर के डेथ के बाद मैं वहाँ अकेले रह गई थी और केवल मैडम फैम्बर और सर एरोज ही मेरे पास रह गए थे। सूख चुके झरने, अंतहीन सूखा और बेकार फसल और भूख से मर रहे मेरे लोगों की चीखें सभी ने सुनी लेकिन सब ने इग्नोर कर दिया। किसी भी कुलीन परिवार ने हमारी मदद करने की कोशिश नहीं की और फिर लिंडन कैलेंडर ने अपनी डील को हमारे सामने रखा। यहाँ तक कि एक बच्चे के रूप में मैं भी ये देख सकती थी कि उनकी शर्तें कितनी अपमानजनक और ना स्वीकार करने वाली थी। मैं उसे कभी एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी और इसीलिए मैंने सारी संपत्ति हर एक हिस्सा इकट्ठा कर लिया। मेरे पास केवल एकमात्र यही विकल्प था लेकिन ये भी काम नहीं आया। लेकिन सूखे और अकाल ने अपने पीछे केवल निराशा ही छोड़ी और फिर हम देखते हैं उसके लोग कैसे मर रहे थे। इन दी एंड लोगों को बचाने का मतलब था उस डील को स्वीकार कर लेना और उसके बाद एलन उसके ऊपर साइन कर देती है और उसके बाद वो वजह बन गई जो ऑर्कस हाउस को बांधता है। और इसके बाद एलन पूछती है तो क्या आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि आपने बिना मेरी अनुमति के ये सब किया। तो वो कहता है प्रिंसेस, लोन डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है लोन को वापस करने की। फिर वो कहता है प्रिंसेस, मैंने सिर्फ प्रोटोकॉल्स का पालन किया है। प्रोटोकॉल्स बेकार है सब। उन्होंने कैलेंडर हाउस के नाम पे और इस प्रक्रिया के दौरान केवल अपनी जेबें ही भरी होंगी। आखिरकार उनके जैसे अमीर परिवार के साथ रहना गरीब रॉयल फैमिली के साथ रहने से ज़्यादा अच्छा है। फिर एलन गुस्से में आकर कहती है कि उनमें से हर एक सड़ा हुआ है। एलन दोबारा पूछती है तो क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक सिक्का भी नहीं बचा। फिर ये कहता है तो अगर आप चाहते हैं तो मैं सर कैलेंडर से शादी के उपहार के रूप में धन उधार ले लूँगा। यद्यपि वो इस शादी को स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन वो निश्चित रूप से हमें लोन तो दे ही देंगे क्योंकि वो एक उदार व्यक्ति है।
एलन को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहते इनफ, अब तुम जा सकते हो। फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है ये इंसान भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है, नहीं तो कहाँ से वो कैलन फेल्डर्स काइंड पर्सन लगते हैं। एलन चलते चलते अपने टेबल पे बैठ जाती है और वो कहती है कि मैं अब इससे परेशान हो चुकी हूँ, और वो बैठकर सोचती है कि वो मुझे एक बेशर्म औरत समझेगा। पहले तो मैंने सारा पैसा बर्बाद कर दिया और अब उसे एक उपहार भी नहीं दे सकती। फिर वो सोचती है वो कुछ बेच के ला सकते हैं, लेकिन उसे याद आता है कि मेरे पास तो अब कोई भी कीमती चीज़ नहीं है जिसे मैं बेच सकूं। और फिर उसे अचानक से कुछ याद आता है और वो अचानक से सोचती है और कहती है रुको, मेरे पास कुछ है जो मैं उसे गिफ्ट के तौर पर दे सकती हूँ। फिर तो हमें वो बॉक्स दिखाया जाता है और उसके बाद नैनी उस बॉक्स को खोलती है और कहती है यहाँ पे बहुत धूल है। और उसके बाद वो दोनों उसे निकालने के बाद कहते हैं मैंने जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। और फिर एलन भी कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। फिर नैनी कहती है हमने सारे गहने बेच दिए हैं लेकिन हमारे पास अब भी ये हैं। फिर तो हमें वो दिखाया जाता, वो एक रोब थी। फिर एलन कहती है ये मेरे फादर लेट किंग की कोरोनेशन रोब है। कुछ चेंजेस करने के बाद ये एक अच्छा वेडिंग अटायर बन सकता है। और फिर वो हमें दिखाया जाता है। नैनी कहती है बटन और कढ़ाई अभी भी बिल्कुल सही है। फिर एलन कहती है कि मुझे लगता है हमें इसके अंदर कुछ माइनर्स एडजस्टमेंट करेंगे तो ये लॉर्ड तेवाकन को बिल्कुल फिट आएगा, इसीलिए हमें उनका मेज़रमेंट लेना चाहिए। और फिर नैनी कहती है हाँ, और ताके टाके और इसे धोने के बाद ये बिल्कुल नए जैसा लगेगा। फिर एलन रुक जाती है और कहती ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगा कि आप परेशान होंगे। और नैनी कहती है कि मैं परेशान होंगी, हाँ, क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को एक प्रीशियस गिफ्ट दे रही हूँ जिसे आप अयोग्य मानते हैं। फिर नैनी कहती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चाहे इसके बारे में कितना भी शिकायत करती हूँ लेकिन शादी तो अभी भी होनी है और ये अभी भी आपकी शादी है, इसीलिए मैं सुनिश्चित करती हूँ कि ये सब सही है। फिर नैनी तेवाकन की बेइज्जती मारते हुए कहती है कि उस सैवेज को सजावट की कोई भी समझ नहीं है और दूल्हे को कुछ बकवास पहनता हुआ देखने से अच्छा तो यही है। और नैनी सोच रही थी कि तेवाकन कुछ उल्टा सीधा पहन के ना आ जाए। अगर वो सैवेज भी है तो एटलीस्ट हमें उसे तुम्हारे साइड में खड़े होने जितना अच्छा तो दिखना ही होगा। फिर तो एलन ये सब कहता हुआ देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। वो कहती तुम्हें ऐसे ये सब कहता हुआ देखकर मुझे तो रोना ही आ गया। फिर तो नानी कहती है क्षमा करना, क्या मैंने तुम्हें कुछ परेशान करने वाली बात कह दी है। और फिर एलन कहती है कि नहीं, इसे सुनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वो उतना बुरा भी नहीं है जितना तुम सोचती हो, लेकिन हमने गलत रास्ता अपनाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो मुझे बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करता है। नैनी ये सब सुन के सुकून की सांस लेती है और एलन सोच रही थी अगर कुछ हुआ है तो जिस पर्सन को मैंने अपना कभी लवर समझा था वो उससे भी ज़्यादा बुरा निकला। वो बिल्कुल अलग व्यक्ति है। जब भी वो सोचता है कि मुझे चोट लगने वाली है वो चिंतित हो जाता है। और फिर एलन दोबारा से उसी बात को याद करती है और कहती है आज उसने मेरी चोट को भी देखा और मैं शायद इसे अपनी पूरी ज़िंदगी भर याद रखूँगी। और वो कहती है वो भले ही ऊपर से रूड दिखता हो लेकिन वो बिल्कुल भी रूड नहीं है। और वो नैनी से कहती है कि इसीलिए शायद मैं उसे नापसंद नहीं करती। फिर एलन सोचती है कि शायद मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए लेकिन अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। और वो खुश होकर कहते हैं जब वो आज मेरे लिए आया मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। फिर नैनी कहती है अच्छा, ऐसा लगता है कि अब वो रोब उसके ऊपर बिल्कुल ठीक लगेगा। और फिर नैनी कहती है और निष्पक्ष होकर कहूँ तो वो कोई बुरा आदमी नहीं है। फिर एलन कहती है क्या ये आपके कहने का तरीका है कि वो एक सुंदर इंसान है। फिर नैनी दोबारा कहती है खैर ये सच है और सिर्फ इसलिए कि क्यों कोई इंसान सैवेज है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं दिख सकता। फिर एलन कहती है तो फिर जाके मैं उसकी मेज़रमेंट लेती हूँ।
और एलन कहती है चलो हम इस पे मिलके साथ में काम करते हैं और मैं तुम्हारी हेल्प भी करना चाहती हूँ। फिर नैनी भी ओके कह देती है और फिर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं। नानी रोब को देख के दोबारा कहती है ये रोब उस पर खूब जचेगा, मुझे इसका पूरा यकीन है। और एलन भी हाँ कहती है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं एलन गेट पर खड़ी होकर सोच रही थी कि मुझे नानी को नहीं बताना चाहिए कि आज हाउस कैलन पैलेन में क्या हुआ, क्योंकि अगर उन्हें बता दिया तो वो तो बेहोश ही हो जाएंगी। और उसके बाद वो दरवाज़ा नॉक करती है और कहती है लॉर्ड तेवाकन, क्या मैं यहाँ पे कुछ समय ले सकती हूँ। तेवाकन उन सबको जाने के लिए बोल देता है और कहता है ये क्या है। और एलन उसे देख के उसी के अंदर खो जाती है। और फिर दोबारा तेवाकन उसको प्रिंसेस कहता है और एलन को होश आता है और एलन कह देती है कि मुझे हमारे वेडिंग अटायर के बारे में डिस्कस करना था, क्योंकि तेवाकन ने दोबारा से गार्ड्स को भेज दिया था। एलन सोचते कि अब हम दोबारा से हम ही दो यहाँ पे अकेले हैं। तेवाकन तो जाके आराम से बेड पे बैठ जाता है और कहता है आ जाओ। एलन कहती है कि मैं आपकी वेडिंग अटायर खुद से ही प्रिपेयर करना चाहती हूँ। तेवाकन कहता है मेरी वेडिंग अटायर। एलन कहती है ये गिफ्ट कहलाने के लायक तो नहीं है, पर ये वो सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं आपको भी दे सकती हूँ। तेवाकन कहता है ये ठीक है, अपने आप पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं कोई नए कपड़े थोड़े न बनवा रहा हूँ। फ्रेंड्स, नैनी बिल्कुल सही थी, ये इतने सारे पैसे लेके कहाँ जाएगा, ये ऐसे ही शादी में आने की सोच रहा था। खैर एलन उसे इग्नोर कर देती है और बोलती है मैं होप करती हूँ कि आप लेट किंग की कोरोनेशन रोब पहनेंगे। लेट किंग के बारे में सुनते ही अचानक से तेवाकन के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। एलन उसे नोटिस करती है और उसका नाम बुलाती है। फ्रेंड्स, ये उनके पास से जुड़ा हुआ है। एलन कहती है अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो, और फिर तेवाकन बीच में ही बोल देता है मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तेवाकन ने अभी के लिए उस बात को टाल दिया। फिर तो एलन कहती है तो क्या मैं आपका भी मेज़रमेंट ले सकती हूँ। फिर तेवाकन पूछता है तुम्हारा मतलब है अभी। एलन कहती है हाँ, मैं आपके अपर बॉडी से स्टार्ट करूँगी, तो क्या आप मेरे लिए अपने आर्म्स उठा सकते हैं। फिर तो वहाँ पे कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है और उसके बाद तेवाकन कहता है तो फिर, और उसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एलन कहती है तो ठीक है, मैं आपकी कलाइयों से शुरू करती हूँ। फिर तो एलन उसके कलाइयों का मेज़रमेंट लेने लगती है और कहते हैं फिर अगला हाथ, और उसके बाद उसके शोल्डर्स का माप लेने की बारी थी। उसके बाद वो मापने लगती है और वो मन में सोच रही थी हम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। इसके बाद तो वो लोग उसी पोजीशन में आ जाते हैं जब उन्होंने किस की थी और एलन का फेस पूरा रेड हो चुका था। एलन सोच रही थी क्या वो पूरे टाइम चुप था, मुझे अपनी बजाय मैडम को भेज देना चाहिए था, और वो रिग्रेट कर रही थी। और अब एलन कहती है और अब नेक्स्ट तुम्हारी नेक है, और उसके बाद वो दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे वो दोनों हक कर रहे हो। फिर तेवाकन अपने साइलेंस को तोड़ते हुए कहता है मुझे इस समय एडमिट करना होगा कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। फिर एलन कहती है किस बारे में। फिर तेवाकन कहता है क्या ये हमारे समझौते का हिस्सा है। एलन कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। फिर तेवाकन कहता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था प्रिंसेस कि तुम भी मुझे चाहोगी। और फ्रेंड्स, ये सब वो उसके कान में जाके कह रहा था। बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। फिर वो पूछता है मेरा मतलब है क्या तुम मुझे सिग्नल्स दे रही हो। ये सब सुन के और याद करके तो एलन का मुंह पूरी तरीके से लाल हो जाता है और फिर वो कह देती है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तेवाकन कहता है कि अच्छा ये नहीं था, और एलन कहती है नहीं, मैं तो बस इसकी मेज़रमेंट लेने की कोशिश कर रही थी। और तेवाकन को मज़ा आ रहा था, वो हंस रहा था। फिर तो तेवाकन खड़ा होने लगता है खुद ही और कहता है चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट मेरी चेस्ट है ना, और वो खुद ही खड़ा होने लग जाता है। एलन सोच रही थी कि इसका सिग्नल से मतलब क्या था, ये क्या करने की सोच रहा है। और फिर वो सोचते ये बहुत अनकंफर्टेबल है, और हम देखते हैं दोबारा से एलन का फेस रेड हो चुका था। एलन कहती है मैं इसे जल्दी करूँगी, तो थोड़ी देर के लिए प्लीज़ चुप रहो। एलन कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है, पर मैं फिर भी अनकंफर्टेबल फील करूँगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है, मैं हमेशा अनईज़ी फील करती हूँ।
फिर एलन उसके बॉडी की ओर देखती है और उसका मेज़रमेंट लेने वाली बात तो उसके दिमाग से निकल जाती है और वो सोचती है चाहे वो कुछ भी करे वो मुझे हमेशा ऐसे कांपते हुए छोड़ जाएगा क्योंकि ये वो है। और फिर वो सोचती है ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहेगी लेकिन मुझे ऐसे हर बार बहक नहीं जाना चाहिए। और फिर तो उसकी कमर नापने की बारी आ जाती है तो फिर वो कह देती है कि अब मैं तुम्हारी कमर नापूंगी और मन में सोच रही होती है कि मुझे इसकी आदत डालनी होगी। दिवाकर इतने देर से सिर्फ अपनी हीरोइन को देखे जा रहा था और अब वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या अगर मैं हिलूँगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब मैं ऐसे स्थिर नहीं रहना चाहता। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। और सॉरी फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा लेट वीडियो लाने के लिए, लेकिन आप देख ही सकते हैं इतने अच्छे सीन्स हैं, मेरे को समझ नहीं आएगा कि मैं इसे कहाँ रिकॉर्ड कर सकती हूँ। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना।